Hello students, I am Neeraj Kumar. Welcome to all of you in my online classes. बी सेकेंडरी में हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें जो पहला था हिमालय पर्वतीय प्रदेश वह कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार या भारत का दक्षिणी पठार या दक्कन का पठार, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो उसमें सतपुड़ा श्रेणी तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी उड़ीसा में है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। यह पठार ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। यह पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। देखिए कोई ये शब्द आया यहाँ पे, छोटा नागपुर। एक नागपुर शहर है महाराष्ट्र में, काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन यह एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। और ये कहाँ फैला है? छत्तीसगढ़ में, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में फैला है। और यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत पाए जाते हैं, इसलिए यह खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। कहाँ पे है इसका विस्तार? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। यहाँ महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ जैसे कि शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं। यह क्षेत्र कोयला भंडार में धनी है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ और या महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है यह कोयले की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। यहाँ भारत में सबसे अधिक कोयला इस क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। उत्तरी पूर्वी पठार या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, इसमें केवल जो मेघालय का पठार है वह ही प्रमुख है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी कि छोटा नागपुर का ही पूर्वी विस्तार है। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है, जो अभी बताया था आपको, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार आदि राज्य में फैला है, उसी का ही पूर्वी विस्तार है। कौन सा? मेघालय का पठार। बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान यह मुख्य पठार से अलग हो गया था। यानी कि ये कह रहा है कि भाई जब बंगाली खाड़ी का निर्माण हुआ था उस समय ही यह पठार मुख्य भूमि से अलग हो गया था। अर्थात राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा
1141 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। अधिक वर्षा होने के कारण ही यह लैटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। देखिए भाई, मेघालय में एक क्षेत्र है मासिनराम, उससे पहले एक क्षेत्र था चेरापूंजी, जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन वर्तमान में जो मासिनराम है यह चेरापूंजी के ही पास में है, तो वहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो नेक्स्ट है दक्कन का पठार, द डेक्कन प्लेट्यू। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजा का रूप में है। आकार क्या है इसका? तापी नदी के दक्षिण में है और आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है: दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। तो इसमें फर्स्ट है दक्कन ट्रैप। ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत देश है यह करोड़ों वर्षों पहले विषुवत रेखा के दक्षिण में गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। तो उस गोंडवाना लैंड से यह भारत इंडो प्लेट टूटकर उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगी और गति लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति करती हुई यह एशिया से आके मिल गई है। तो जब यह विषुवत रेखा के आसपास रहा होगा उस समय प्लेट के नीचे ज्वालामुखी थे, ज्वालामुखी यहाँ पे आए तो उससे यहाँ पे इस पठार का निर्माण हुआ है। क्योंकि यह पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी से क्रम में हुआ है, इसलिए इसको ट्रैप कहते हैं, यानी कि दर बाय दर इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको ट्रैप कहते हैं। तो बेसाल्ट से निर्मित होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, यानी कि जो ज्वालामुखी से जो मिट्टी बाद में बनती है वो काली मिट्टी होती है और वह कॉटन यानी कपास की कृषि के लिए अति उत्तम मानी जाती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? रेगुर मिट्टी। और इसमें कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? तो वो है कपास की कृषि और दूसरे नंबर पे गन्ना। इस पठार पर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मलनाड कहते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी धात्विक खनिज यानी कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें एक कर्नाटक का पठार है और वह धात्विक खनिज यानी कि लौह अयस्क की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है भारत का। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। और कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। तो इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। सॉरी भाई, इसमें लिखना भूल गए हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात।
तो नोट डाउन कर लेना इसको। ये पूरा नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है। कूंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह वर्तमान स्रोतों के आधार पर है, जबकि प्राचीन या कुछ वर्षों पहले तक जो जोग जलप्रपात है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, वह ही सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था। तो जो एक कूंचिकल जलप्रपात है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है, शिमोगा जिले में है, और ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र का पठार। इसके अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार तथा उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि होती है। तो दलदली भूमि कैसी होती है बच्चों? यह न तो बिल्कुल सूखी होती है और ना ही बिल्कुल ये इसमें बिल्कुल पानी होता है। नेक्स्ट स्केच है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा पलनी की पहाड़ियाँ आती हैं। डोडाबेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये इम्पोर्टेंट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की दृष्टि से। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडाबेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और यहाँ पे जो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, इस पर एक फेमस हिल स्टेशन भी है, उसका नाम है उडगमंडलम या ऊटी कहते हैं उसको। आपने बहुत बार सुना होगा फिल्मों आदि में। तो अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यानी कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, और यह है किस पर्वत में है? अन्नामलाई पर्वत में है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट कहाँ है? यानी भारत के दक्षिण में और उसके पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट, और इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है ये? अरब सागर के तट के समानांतर फैला हुआ है, और गुजरात के तट से लेकर तमिलनाडु तक यह फैला हुआ है। लंबाई कितनी है इसकी? 1600 किलोमीटर है। और इम्पोर्टेंट बात कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसको सह्याद्री भी कहते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सह्याद्री किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। ठीक है। महाबलेश्वर, कलशुबाई एवं हरिश्चंद्र यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि एक कगार है। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। यानी कि जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं भारत के दक्षिण में, वहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है? नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इस क्षेत्र में नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ रबर, चाय एवं कहवा, जिसे आप कॉफ़ी बोलते हैं, की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी घाट पर्वत पर ही स्थित है।
नेक्स्ट है पूर्वी घाट। भारत का पूर्वी घाट एक विच्छिन्न श्रृंखला के रूप में, विच्छिन्न क्या होता है, कटा फटा, जो यानी कि भारत का पूर्वी घाट है वह जगह जगह से नदियों के द्वारा काट दिया गया है, इसलिए उसको विच्छिन्न घाट बोलते हैं। तो यह विच्छिन्न श्रृंखला के रूप में ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। देखिए जो पूर्वी घाट है वो ओडिशा से तमिलनाडु तक है, और जो पश्चिमी घाट है वह गुजरात से तमिलनाडु तक है। तो दोनों में ही तमिलनाडु है, लेकिन पश्चिमी घाट में गुजरात है और पूर्वी घाट में ओडिशा है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि नदियों द्वारा विच्छेदित एवं अपरदित होकर इसकी जो औसत ऊंचाई है वह मात्र कितनी रह गई है, 1100 मीटर। यानी जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई है वह 1100 मीटर रह गई है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कुछ स्रोतों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम को बताया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।